नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। पिन कोड की गोल्डन जुबली के मौके पर स्टाम्प पोस्ट जारी। 15 अगस्त 1972 से शुरू हुआ था पिन कोड। भारत में कुल 9 पोस्टल रीजन्स। कैलिफोर्निया में दिखा व्हाइट रेनबो। रेनबो की तरह ही होती है प्रोसेस। पानी की छोटी बूंदों के चलते रंगों का अभाव। और भूटान का टूरिज्म टैक्स चर्चा में। 2 साल से बॉर्डर थे बंद। पर्यावरण को लेकर भूटान खासा सचेत। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में सूचना मंत्रालय द्वारा पिन कोड की गोल्डन जुबली के मौके पर स्टाम्प पोस्ट जारी किया गया। पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। इसका मकसद देश के सभी फिजिकल एड्रेस को एक विशेष पहचान मुहैया कराना था। हर पते के लिए विशेष पहचान होने से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती। साथ ही पोस्ट ऑफिस के जरिए होने वाली डिलीवरी जल्द और सही सुनिश्चित हो पाती है। पोस्टल कोड को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों जैसे कि पोस्ट कोड, जिप कोड आदि से जाना जाता है। यह अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक नंबर होता है। आपको बता दें कि भारत में 9 पोस्टल रीजन्स हैं। इनमें से 8 भौगोलिक क्षेत्र हैं और 1 आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए रिजर्व है। इंडिया पोस्ट द्वारा 6 डिजिट पिन कोड यूज किया जाता है। इसमें पहली डिजिट रीजन यानी क्षेत्र के बारे में बताती है। पहली डिजिट से राज्य के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी या दक्षिणी होने का पता चलता है। दूसरी डिजिट से उस क्षेत्र में स्थित राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं तीसरी डिजिट से जिले के बारे में पता चलता है। आखिरी के 3 डिजिट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। जुलाई 2022 में नीति आयोग और CSIR ने एक रिपोर्ट जारी की थी। हाल ही में इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पर चर्चा करने के लिए प्योर अर्थ और टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया भर में शीशे से होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान का सबसे ज्यादा सामना करता है। इसी तरह की एक रिपोर्ट साल 2020 में यूनिसेफ ने भी जारी की थी, जिसमें भारत के तकरीबन 800 मिलियन बच्चों को पारे के जहरीलेपन से प्रभावित बताया गया था। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां के लोगों के ब्लड में शीशे का लेवल काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शीशे से होने वाली मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि लेड युक्त पेट्रोल को साल 2000 में फेज आउट कर दिया गया है। शीशे के अन्य स्रोतों में लेड माइनिंग, स्मेल्टिंग, वेल्डिंग आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि लेड यानी शीशा एक विषैला पदार्थ है जो कि मानवीय स्वास्थ्य को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लेड जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पहुंचाने वाले 10 प्रमुख रसायनों में से एक है। इधर भूटान देश में आने वाले पर्यटकों से टूरिज्म टैक्स लेने के कारण चर्चा में है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी के नाम से वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लंबे वक्त तक इस देश ने खुद को दुनिया से आइसोलेट रखा, जिससे प्रकृति और संस्कृति को बचाया जा सके। साल 1974 में पहली बार भूटान ने अपनी सीमाओं को बाहरी नागरिकों के लिए खोला था, इससे इकोनॉमी को मदद मिल सके। कोविड महामारी के चलते भूटान ने अपनी सीमाओं को 2 साल तक बंद रखा था। बीते 23 सितंबर को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भूटान ने एक बार फिर से सीमाओं को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। साथ ही टूरिज्म लेवी एक्ट ऑफ भूटान 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी को परिभाषित किया गया है। यह फीस देश में आने वाले पर्यटकों पर पर्सन पर नाइट वसूली जाएगी। इसका मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रति रात इसकी वसूली होगी। इसका मकसद पर्यटन से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करना है। भारत, बांग्लादेश और मालदीव से जाने वाले पर्यटकों के लिए डेली टूरिज्म फीस 1200 रुपये रखी गई है। वहीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए $200 निर्धारित की गई है। भूटान अपने पर्यावरण को लेकर खासा सचेत रहता है। साल 2015 में BBIN के चारों देशों जैसे कि भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर साइन हुए थे, लेकिन बाद में भूटान में पर्यावरण और सतत विकास के मुद्दे पर इसका विरोध किया गया तो भूटान की संसद ने
इस समझौते से पीछे हटने का निर्णय लिया था। भूटान ने अन्य 3 देशों भारत, नेपाल और बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ जाने की सहमति दे दी थी। भूटान ने कार्बन नेगेटिव देश बनने को प्राथमिकता दी थी। बीते दिनों कैलिफोर्निया में एक फोटोग्राफर ने व्हाइट रेनबो नोटिस किया। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है जिसे फॉग बो भी कहते हैं। यह एक व्हाइट स्मॉगी आर्क बनाता है। मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक फॉग बो उसी प्रक्रिया से बनता है जिससे रेनबो का निर्माण होता है, लेकिन फॉग बो में बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे 0.05 मिलीलीटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। इतने कम आकार के वाटर ड्रॉपलेट्स के चलते बहुत अधिक डिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से बेहद कम रंग या कोई रंग नहीं दिखता। गौरतलब है कि बादल में पानी की सूक्ष्म बूंद और कणों पर पड़ने वाली सूर्य किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष बनाता है। इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, किस देश ने पर्यटकों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस का प्रावधान किया है? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव या फिर भूटान? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट रेनबो एक रेयर वेदर फिनोमेना है। पोस्टल इंडेक्स नंबर को 15 अगस्त 1972 से शुरू किया गया था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित सवाल देखें और उनके जवाब क्या हैं ये देखें। पहला सवाल मैंने पूछा था, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, प्रथम या फिर शिक्षा मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन ए, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैविएट याचिका न्यायालय द्वारा व्यक्ति के लिए जारी की जाती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF के द्वारा जारी की जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर केवल दो। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3, क्योंकि कैविएट याचिका किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दायर की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई